इनकम फ्रॉम सैलरी। इसके अंदर अपा परकुजिट्स मतलब फैसिलिटीज। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है तरह तरह की। वेदर फैसिलिटी विल ऑल्सो बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय और नॉट, ये अपन ने डिस्कस करना है। अलाउंसेज और फैसिलिटी में क्या फर्क है? अलाउंसेज तो फिक्स अमाउंट हर एम्प्लॉय को मिल गया, जैसे रहने के लिए क्या मिल गया? हाउस रेंट अलाउंस, ये ले भैया हर महीने तू रह ना रह ये पकड़ हाउस रेंट अलाउंस। ये ले मेडिकल अलाउंस, तेरा इलाज हो ना हो ये ले मेडिकल अलाउंस। तो ये तो क्या था? अलाउंसेस में होता है, ऐसा फिक्स अमाउंट मिलता है। मेडिकल हो गया, सर्वेंट हो गया, हेल्पर हो गया, यूनिफॉर्म हो गया, ये सब अलाउंसेस हैं फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट। जबकि ये नाम से क्लियर है, इसमें एम्प्लॉयर क्या कहते हैं एम्प्लॉय को? आ तुझे घड़ी दे देता हूं रहने के लिए, आजा इस घर में रह जा। एम्प्लॉयर ये कह रहा है या ये ले कार ले ले, ऑफिस घर जाना ऑफिस जाना है ना, कार ले ले। अलाउंस नहीं दे रहा, ट्रैवलिंग या कन्वेंस क्या दे रहा आपको? कार दे रहा है। नौकरी भेज रहा है, कहता है जी बहादुर भेज रहा हूं, घर में रख ले, अपने आप मैं दे दूंगा इसकी सैलरी, तू अपना इससे हेल्प ले ले। तो मालिक अब आपको क्या दे रहा है? फैसिलिटी। बच्चों का एजुकेशन अलाउंस ना देके कहता तेरे बच्चों को मैं अपने आप स्कूल में पढ़वा देता हूं। या तो अपना स्कूल है एम्प्लॉयर का, या फिर किसी स्कूल से क्या कर लेगा? टाई अप, कह देगा जाके डीएवी में लगा दे या इस स्कूल में लगा दे, मैं अपने आप उसकी जो फीस है दे दूंगा। तो दीज ऑल आर कवर्ड अंडर फैसिलिटीज यानी परक्विजिट्स। इन परक्विजिट पे भी इनकम टैक्स क्या लगाना चाहता है? टैक्स। क्यों ना लगाए? अगर इन चीजों पे एम्प्लॉयर टैक्स ना लगाएगा तो क्या होगा? आप तो कैश में सैलरी लेना ही बंद कर देंगे। आप तो एम्प्लॉयर को कह दोगे मेरे बच्चों की स्कूल फीस भर दे। परक्विजिट की लिस्ट बहुत बड़ी है, इसमें आपको रेंट फ्री हाउस या अकोमोडेशन मिल सकता है। अकोमोडेशन कह लो या हाउस, रहने के लिए फ्री में घर मिल सकता है, यूज के लिए कार मिल सकती है, सर्वेंट मिल सकते हैं, ड्राइवर सर्वेंट कुक वगैरह वो मिल सकते हैं, चिल्ड्रन की एजुकेशन फैसिलिटी मिल सकती है, क्या हो आपके बच्चों को मैं पढ़ा देता हूं, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल सकती है, अलाउंस नहीं फैसिलिटी। जैसे रोडवेज वालों को फ्री में ट्रेवल करने के लिए पास मिल जाता है कि तुम रोडवेज में जॉब करते हो, आओ तुम्हारा परिवार फ्री में जाएगा। रेलवे में जॉब करते हो तो तुम्हारा परिवार रेलवे में फ्री में जाएगा। इस तरह की फैसिलिटीज मिल सकती है। फ्री मील मिल सकता है, खाना ऑफिस में, क्या हो खाओ खाना यहाँ पे हम खिलाएंगे। तो एक लिमिट तक माफ़ है, पढ़ेंगे हम 50 रुपये का एक दिन का खाना माफ़ है, उससे ज़्यादा खाना खाओगे तो वो क्या होगा? टैक्सेबल। अलाउंस नहीं कह रहा, अगर लंच अलाउंस या मील अलाउंस मिला उसका मतलब तो हर महीने मिल गया, अब खाओ ना खाओ, वो तो अलाउंस था। अब मैं कह रहा हूँ अलाउंस नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ? फैसिलिटी। मालिक क्या कह रहा है? आओ खाना खिलाता हूँ मेरी कैंटीन में, तो अब आपको फैसिलिटी मिल रही है। इस पे टैक्स का क्या रूल है? पढ़ेंगे। एक लिमिट तक माफ है। आपको गिफ्ट मिल जाता है कि ये रख गिफ्ट, सबको खुश होकर एम्प्लॉयर ने गिफ्ट हैम्पर दे दिए कि तुम लोगों की वजह से प्रॉफिट कमाया है, ऐसे वो फैसिलिटी दे सकता है। फ्री गैस वाटर, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर बिल भर सकता है, आपको वो फैसिलिटी दे सकता है कि बिजली का बिल मैं भर दूंगा आपका, ये फैसिलिटी दे सकता है। आपको लीव ट्रैवल कंसेशन दे सकता है, घूमने फिरने के लिए पैसा कि तुम घूमने चले जाओ, मैं तुम्हें क्या है पैसा दे दूंगा जो खर्चा आएगा। मेडिकल फैसिलिटी दे सकता है, मेडिकल फैसिलिटी कि इलाज मैं करवा देता हूं, उस हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवा लो, पैसे मैं दे दूंगा। टेलीफोन की फैसिलिटी, मोबाइल की फैसिलिटी दे सकता है, टेलीफोन कह दो या आपके मोबाइल की फैसिलिटी बिल पे कर सकता है। वैसे आप पढ़ेंगे एग्जाम्प्ट फैसिलिटी है, पढ़ेंगे आगे कि आपका बिजली का पानी का बिल भरता है वो तो है टैक्सेबल, लेकिन आपके फोन मोबाइल का बिल भर देगा एम्प्लॉयर तो इट इज टोटली एग्जम्प्टेड। एंटरटेनमेंट अलाउंस क्या था? क्या आपको एक फिक्स अमाउंट मिल गया, मालिक कहता है ये पैसे पकड़ो करो एंजॉय। आप कहते हो सर इतने में एंजॉय होता है? कहता भैया करना कर ले, मेरे पास तो यही है,
ठीक है, 1000 रुपये, 800, 700 रुपये महीना, जो भी है। अब मालिक क्या करता है, पैसे नहीं देता। अब आपको मालिक कहता है हर महीने क्या है, थिएटर की टिकट दे दी, या आपको कहता है वहां जाके मूवी देख लो, पैसे मैं दे दूंगा। मतलब आपको अब एम्प्लॉयर क्या देगा, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी। ये एंटरटेनमेंट फैसिलिटी माफ है, आप पढ़ेंगे, एग्जाम्प्ट है। जबकि अलाउंस क्या था फिलहाल, फुल्ली टैक्सेबल। बाद में उसमें से 16(2) की क्या मिलेंगी, डिडक्शन बाद में। फिलहाल क्या है, फुल्ली टैक्सेबल। आपको इस तरह से एटसेट्रा, आपको सस्ते शेयर दे सकता है, कंसेशनल शेयर दे सकती है कंपनी आपको, शेयर ट्रांसफर, कंट्रीब्यूशन कर सकती है कंपनी आपके, कंट्रीब्यूशन टू प्रो आरपीएफ, नोटिफाइड पेंशन स्कीम, या फिर इसमें आ सकता है सुपर एनुएशन फंड एटसेट्रा। इन चीजों में पैसा डाल देती है कंपनी, कल को रिटायर होंगे तो आपको मिलेगा। तो मैंने कुछ एग्जांपल दिए, बहुत बड़ी लिस्ट है। इसमें एक टॉपिक आता है ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन वर्ड का मतलब कि एम्प्लॉयर ने आपकी लायबिलिटी उठा ली, फीस देनी थी रिक्की ने और पे कर दी भूषण ने या इसके दोस्त अनिल ने पे कर दी, तो उसने आपका क्या मीट कर लिया, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन होता है कि बिजली का मीटर मेरे नाम है, इनकम टैक्स मेरा लगा है, मेरा कंपनी वाला एम्प्लॉयर कहता है मैं दे दूंगा, तू सुमित रहने दे, मैं दे दूंगा, तो इट्स अ ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मींस एम्प्लॉय की लायबिलिटी मेट बाय एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय की कोई लायबिलिटी थी, एम्प्लॉइज लायबिलिटी थी, एम्प्लॉय के बच्चों की फीस एम्प्लॉयर ने दे दी, मनमर्जी किसी स्कूल में पढ़ते हैं एम्प्लॉय के बच्चे, एम्प्लॉयर कहता है चल मैं दे दूंगा फीस। एम्प्लॉय की कोई लायबिलिटी थी, मेट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने भर दी, जैसे कि उसका इनकम टैक्स, या जैसे कि उसका प्रोफेशनल टैक्स, जैसे कि उसकी LIC एटसेट्रा, ये एम्प्लॉयर ने भर दी, ये फुल्ली टैक्सेबल होती है। ये आगे आएगा नोट्स में, मैंने तो बस थोड़ा सा एग्जांपल दिया है कि फैसिलिटी की लिस्ट बहुत बड़ी है। काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ हैं जो फुल्ली टैक्सेबल हैं, काफ़ी फैसिलिटीज़ ऐसी हैं जो फुल्ली एग्जम्प्ट हैं, काफ़ी फैसिलिटी ऐसी हैं जो कुछ खास तरह के एम्प्लॉयज़ के लिए टैक्सेबल है, सब के लिए नहीं। अगर आप उस कैटेगरी के एम्प्लॉई हो तो टैक्सेबल होंगी फैसिलिटी, नहीं तो नहीं। तो ये बहुत बड़ी लिस्ट है। सेक्शन 17(2) फैसिलिटीज की बात करता है। सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 फैसिलिटीज की बात करेगा, परक्विजिट की बात करेगा। तो ये परक्विजिट को आप इस चैप्टर में 3 कैटेगरी में पढ़ेंगे, जैसे अलाउंसेस को पढ़ते थे 3 कैटेगरी। फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट, ऐसे परक्विजिट जो सबके लिए क्या है, टैक्सेबल। परक्विजिट ऐसे भी पढ़ेंगे, परक्विजिट टैक्सेबल फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय ओनली। आम हर एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं है। ये किन के लिए टैक्सेबल होंगे, अगर आप हाईली पेड हाई स्टेटस एम्प्लॉय होंगे तो टैक्सेबल होंगे, वरना माफ। इसमें आ जाएगा कार, सर्वेंट, गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, बच्चों की, चिल्ड्रन की एजुकेशन, कंसेशनल शेयर दे दिए, शेयर ट्रांसफर एटसेट्रा एटसेट्रा, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह। ये मैं एक लिस्ट पढ़ूंगा जो किन एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल होगी। अगर आप हाईली पेड एम्प्लॉय हुए, ज्यादा तनख्वाह वाले हाई स्टेटस एम्प्लॉय हुए, तो आपके लिए फैसिलिटी टैक्सेबल होंगी, वरना टैक्सेबल नहीं होंगी। ऐसी एक लिस्ट जो है हमें पढ़नी होगी। और कुछ परक्विजिट ऐसे पढ़ूंगा जो क्या फुल्ली एग्जम्प्टेड फॉर ऑल, फुल्ली एग्जम्प्टेड फॉर ऑल एम्प्लॉय, जो परक्विजिट जनरली सबके लिए माफ है, जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एम्प्लॉय या उसके परिवार का इलाज करवा दिया। LTC लीव ट्रैवल कंसेशन, घूमने फिरने का पैसा मिलता है। एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, जिम वगैरह बना दी गई, ऐसा कुछ
फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉयज, या बच्चों को स्कॉलरशिप दे दी एम्प्लॉय के, ऐसा। तो ये एक लिस्ट है, आप पढ़ेंगे। टेलीफोन मोबाइल हो गया, इसकी फैसिलिटी। तो आप एक लिस्ट पढ़ेंगे इंडिया के बाहर नौकरी करने वालों के, तो सारे परक्विजिट अलाउंसेस की तरह माफ है। यूएनओ वालों के भी सारे परक्विजिट माफ है। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी काफी परक्विजिट माफ है। तो आप यहां पे एक लिस्ट पढ़ेंगे जो कि फुल्ली एग्जम्प्टेड परक्विजिट होंगे, फैसिलिटी होंगी। एक लिस्ट पढ़ेंगे वो सबके लिए टैक्सेबल नहीं है। अगर आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हुए तो टैक्सेबल होगा, वरना नहीं। अगर छोटे मोटे पियन को कार मिल गई फ्री में, पियन को, उसका स्टेटस बड़ा लो है, उसकी सैलरी बहुत कम है, उसको माफ। पियन को कार मिल गई माफ, क्योंकि वो हाई स्टेटस एम्प्लॉय नहीं है। अब कौन हाई स्टेटस एम्प्लॉय है या कौन नहीं, ये तो आप पढ़ेंगे, कंसेप्ट तो पता लगेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है फुल्ली टैक्सेबल परक्विजिट फॉर ऑल एम्प्लॉय। आप चाहे बहुत बड़ी स्टेटस की जॉब पे या एवरेज लेवल की जॉब पे, एक बहुत बड़ा ऑफिसर है चाहे पियन है, सबके लिए टैक्सेबल है। टैक्सेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एम्प्लॉय, वेदर यू आर हाईली पेड एम्प्लॉय और नॉट, दोनों ही हाल में आपके ऊपर क्या है, टैक्स लगेगा। उस मैं कैटेगरी को पहले पढ़ने जा रहा हूं, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल। तो इसमें मैं सबसे पहले पढ़ने जा रहा हूं वो परक्विजिट जो सब एम्प्लॉयज के लिए क्या है, टैक्सेबल। इसमें 17(2) में फर्स्ट कैटेगरी है फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल। इस कैटेगरी के अंदर सबसे पहले पढ़ने जा रहा हूं रेंट फ्री अकोमोडेशन। आपको रेंट फ्री हाउस मिल गया है, घर मिल गया रहने के लिए, उस पे टैक्स लगाने का रूल क्या है वो। मैं कहीं जॉब करता हूं, मेरे एम्प्लॉयर ने कहा सुमित तू उस घर में जाके रह जा आराम से फ्री में, मुझे घर मिल गया। सुना होगा आपको, सरकार भी तो देती है, बंगलो दे देती है, कोठियां दे देती है, स्टाफ क्वार्टर दे देती है, प्राइवेट कंपनी वाले भी क्या आपको घर दे देते हैं रहने के लिए। अब यहाँ कैश अलाउंस नहीं मिल रहा, क्या मिल गया, घर। उस पे टैक्स का रूल क्या है, पहला रूल, इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, इफ यू आर गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो इसका कोई रूल मुझे नहीं पता, ये तो क्या लगेगा, एज पर गवर्नमेंट रूल टैक्सेबल वैल्यू आएगी। टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस, वैल्यू ऑफ हाउस कितना आपकी इनकम में जुड़ेगा, क्वेश्चन में देगा। एक लाइसेंस फीस होती है। मेरे पास एक रेलवे का ऑफिसर आ गया, कहता मैं सरकारी कॉलोनी रेलवे कॉलोनी में रहता हूं, मुझे रेलवे वालों ने फ्री कर दिया रहने को। क्या सर आप बताओ मेरी सैलरी कितनी माफ़, कितनी टैक्सेबल है। मैंने कहा भाई ऐसा कर, रेलवे से पूछ के बता मेरे को कि तुझे जो घर मिला है उसकी लाइसेंस फीस होती है वो कितनी है, वही तेरे लिए क्या होगी, टैक्सेबल। क्या सर आप ही पूछ लो, मैं कहाँ पूछ लूँ, एम्प्लॉयर तेरा है, तेरा उधर आना जाना है, तो तू पूछ के बता दे मुझे लाइसेंस फीस। उसने पूछ के बताया, कहता हाँ जी सर मैंने पूछा है, उन्होंने बताया साल का 70,000 रुपये। मैंने कहा चलो ठीक है, प्लस 10% फर्नीचर की ओरिजिनल कॉस्ट का और जोड़ देना। अगर खाली घर है तो वो लाइसेंस फीस पूछ के आएगा वो। अगर सरकार ने उसको साथ में क्या दिया है, कोई फर्नीचर, तो 10% पर एनम ओरिजिनल कॉस्ट का और जोड़ लो। ओरिजिनल कॉस्ट का मतलब मैं कहूँ फर्नीचर जो प्रोवाइडेड विद हाउस है, प्रोवाइडेड विद हाउस, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट तो है 2 लाख, लेकिन आज वो पुराना है, उसकी WDV है मान लो 1,20, तो आपको घर के साथ उसका 10% जोड़ना है, किसका, 2 लाख का। कितना उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है वो देखना है, WDV नहीं देखनी। वो जो फर्नीचर है या फिर कोई और गैजेट्स दे रखे हैं आपको, जैसे आपको घर के साथ रेफ्रिजरेटर मिल गया, AC मिल गया, फर्नीचर मिल गया, जो भी गैजेट्स आपको मिले हैं घर के साथ, खाली 4 दीवारी है बस, घर है, कुछ नहीं मिला, फिर तो लाइसेंस फीस। अगर उसके साथ उन्होंने क्या दे दिया आपको, कोई फर्नीचर वगैरह इस तरह से, तो उसमें आपको 10% पर एनम और जोड़ लेना है उस फर्नीचर की वैल्यू का। तो कितना जोड़ लेंगे वहां पे, 20,000 और, तो आंसर क्या आ जाएगा, 90,000 टैक्सेबल वैल्यू, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस। कितना आंसर आ जाएगा,
समझ आया? बोलो। तो इस तरह से आपको कैलकुलेशन करनी होती है। घर की वैल्यू आपको सरकारी की बड़े आराम से मिल जाएगी। करना ही क्या है बस, गवर्नमेंट में गवर्नमेंट का रूल पूछ के बता देगा, वही टैक्सेबल वैल्यू है कि उस घर का एस्टिमेटेड किराया एज पर गवर्नमेंट रूल क्या है, दैट इज लाइसेंस फीस 10% पर annum जोड़ देंगे, फर्नीचर ऑफिशियल जो भी उसको गैजेट्स मिले हैं। ओके, लेकिन प्रॉब्लम तो तब आती है, हाँ अगर मान लो ये 90 आ गया, इसमें से उसकी सैलरी में से कुछ कटा है, अमाउंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, चार्ज बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने उसकी सैलरी में से कोई अमाउंट चार्ज कर लिया है, मान लो 1000 रुपये महीना चार्ज कर दिया है, तो कितने रुपए काट लो, 12। टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऐसे, समझ आया? टैक्सेबल वैल्यू इस तरह से लेस हो जाएगी। ठीक है ना, भी फ्री में मिला है तो 90, कुछ ले लिया आपकी तनख्वाह में से 1000 पर मंथ, 2000 पर मंथ, जितने आपसे ले लिए वो माइनस कर लो, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाएगी, थोड़ी सी कम। यहां फ्री नहीं मिला, यहां क्या मिला, कंसेशनल, सस्ता मिला घर फ्री की बजाय। क्लियर? लेकिन थोड़ा अब सिचुएशन चेंज कर रहा हूं, सरकारी में तो कुछ करने को नहीं है, मेन इश्यू आता है नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में। नॉन इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हैं, आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं, स्कूल के कॉलेज के एम्प्लॉय हैं, जो कि गवर्नमेंट का नहीं है। और नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या कहता है, दो बातें, पहले तो देखो, इफ हाउस इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, घर किसका है, एम्प्लॉयर का। मैं एक्स लिमिटेड में नौकरी करता हूं, नॉन गवर्नमेंट, एक्स लिमिटेड में नौकरी करता हूं, और एक्स लिमिटेड ने मुझे कहा सुमित जाके उस करोल बाग में एक घर है वहां जाके रह जा, मुझे कहा कंपनी ने सुमित वहां जाके रह जा, मैं रहने लगा वहां, तो मेरे पे टैक्सेबल वैल्यू क्या होगी, क्या वो कंपनी का घर है, पता लगता है हाँ अपना घर है कंपनी का, तो फिर उस केस में आपको देखना है क्या वो घर फर्निश्ड है कि अनफर्निश्ड। अनफर्निश्ड है, अनफर्निश्ड का मतलब उसमें कोई फर्नीचर वगैरह नहीं है, एसी कूलर नहीं है, खाली घर है बस, तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी, देखना, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड हाउस, उस घर की टैक्सेबल वैल्यू आएगी क्या, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 7.5% ऑफ सैलरी ले लो, 10% ऑफ सैलरी ले लो, 15% ऑफ सैलरी ले लो। अगर उस सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा नहीं है तो, अगर सिटी की पॉपुलेशन 10 लाख से तो ज़्यादा है लेकिन 25 लाख से ज़्यादा नहीं है तो, और अगर सिटी पॉपुलेशन 25 लाख से ज़्यादा है तो ये 3 कैटेगरी बनती हैं। अगर सिटी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो 7.5% कर लो सैलरी का। सिटी पॉपुलेशन जहां घर दिया है कंपनी ने आपको, आपके स्कूल कॉलेज ने, जहां आप जॉब करते हो, उसकी पॉपुलेशन अगर मान लो मैं कहूं लोकल सिटी की पॉपुलेशन अपने 4 लाख है, सिटी पॉपुलेशन लोकल सिटी में घर मिला है, तो कितना लेना है सैलरी लो एम्प्लॉय की, उसका कितना कर लो 7.5%, क्या आ जाएगी टैक्सेबल वैल्यू। लेकिन जिस शहर में घर मिला है उसकी पॉपुलेशन क्या है 10 to 25 लाख बिटवीन है। मान लो मुझे एक ऐसे शहर में घर मिला है जिसकी पॉपुलेशन 20 लाख है, तो इस कैटेगरी में आ गया। तो जितना बड़ा शहर होता है उतना ही एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है किराए की, ज़्यादा, तो आपकी टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी सैलरी का 10%। और अगर मुझे दिल्ली में, मुंबई में, जयपुर में, कोलकाता में घर मिला है तो बहुत बड़े शहर हैं वो, 25 लाख से भी ज़्यादा पॉपुलेशन वाले, तो उसमें क्या करना है सैलरी का 15%। पॉपुलेशन कहाँ से पता लगेगी, साल के फर्स्ट डे, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर कौन सा है 2021 ना, तो आप फर्स्ट अप्रैल 20 में आपको देख लेना है कि म्यूनसिपैलिटी से पूछ लो कि इस शहर की पॉपुलेशन कितनी है, नेट पे आ जाएगी, कोई चक्कर नहीं है। तो पॉपुलेशन जो है वो याद करनी पड़ेगी क्या आपको, जी सर हमें चंडीगढ़ में घर मिल गया तो अब हम याद करें चंडीगढ़ की पॉपुलेशन कितनी है, नो ना याद हो सकता, इतना बड़ा
कंट्री है और पॉपुलेशन तो ओवरलोडेड ही है, आपको पता ही है। लेकिन आपको कोई नाम आ जाए ना क्वेश्चन पेपर में, आगरा आ गया, कानपुर आ गया, वाराणसी आ गया, तो आप मान लेना बड़ा ही शहर है, कितना कर देना 15%। यूपी बिहार का तो कोई आ गया ना तो 15% कर ही देना। है ही ओवर पॉपुलेशन। अकेले यूपी की पॉपुलेशन 20 करोड़ है, आप सोच लो 20 करोड़ अकेले की, तो बहुत ओवरलोडेड है। मान के चलो पॉपुलेशन डेंसिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, बहुत कम एरिया में बहुत। कोरोना यही तो है, वो कहता जी क्वारंटीन हो जाओ, यहाँ झुग्गी झोपड़ी में 8-8 रहते हैं एक में, कहाँ से क्वारंटीन हो जाएंगे वो। धारवी एक कॉलोनी है बॉम्बे की, सुना है आपने? धारवी बस्ती है कॉलोनी, एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी, यानी जे कॉलोनी। जे कॉलोनी तो अपने लोकल भी है, जे मीन्स झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी। वो कॉलोनी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी झोपड़ी कॉलोनी है बॉम्बे की धारवी। और वहाँ पे क्या है, छोटे छोटे घरों में इतने इतने लोग रहते हैं, तो वहाँ यही सरकार को डर था भी यहाँ कोरोना फैला तो यहाँ क्या होगा, क्योंकि इतनी तो जगह ही नहीं है वहाँ पे, लाइफ ऐसी है बेचारों की, क्या करें। और सरकार भी क्या करे, अभी किस किस को संभाले। वो बता नहीं रहे कोरोना का वैक्सीनेशन देते देते 20 साल लगेंगे, जिस स्पीड से दे रहे हैं उतने में पॉपुलेशन और बढ़ जाएगी। ये हालत है, तो देश ही बहुत बड़ा है, क्या करें। तो ये पॉपुलेशन पेपर में आपको दी होगी, नहीं दी होगी तो आपको शहर का नाम आए ना तो आप बड़ा शहर मान लेना। आपको चंडीगढ़ आ गया, आप ये नॉर्थ इंडिया वालों को तो शायद पता हो, चंडीगढ़ की तो 11-12 लाख पॉपुलेशन है, 13 लाख है, तो वो तो 10% करने की सोचेंगे। मान लो पेपर तो सारे इंडिया लेवल पे होना है, और इवन ये पेपर दुबई वाले भी देते हैं, उनको तो वैसे ही नहीं पता इंडिया के शहरों के नाम, पेपर वही होता है। तो भाई सीधा रूल है, शहर का नाम आए तो आपको अपनी नॉलेज नहीं काम में लेनी कि मेरे को तो पता है, आपको 15% लगाना है। आपको आ गया कोई कोल्हापुर आ गया, आपको क्या पता कोल्हापुर में कितनी पॉपुलेशन है। कहते पुरानी मूवीज में कोल्हापुरी चप्पल चलती थी, तो ये कोल्हापुर की पॉपुलेशन का क्या पता, हमें तो 15% कर देना है। स्मॉल टाउन वर्ड आ जाए पेपर में, स्मॉल टाउन, तो आपको 7.5 करना है, यानी मोस्टली आपको लगाना है 7.5% ऑफ सैलरी या 15% सैलरी। 10 तो तब लगाना है जब पेपर में क्लियर कट क्या दे दे, पॉपुलेशन आपको बता ही दे 25 लाख से कम पॉपुलेशन है, तो 25 से कम है तो मतलब थोड़ी कम होगी, तो 10% का रूल लगा दो। अब आपको यह देखना है, घर की वैल्यू देखनी है, आपको फेयर रेंटल वैल्यू नहीं देखनी, या एस्टीमेटेड रेंट पेपर में कंफ्यूज करने के लिए देता है रेंट ऑफ हाउस, वो नहीं देखना, नहीं देखना। मैं एक्स लिमिटेड के यहां नौकरी करता हूं, दिल्ली में उन्होंने मुझे, मान लो एक गफूर मार्केट है, गफूर मार्केट के एरिया में उन्होंने मुझे घर दे दिया दिल्ली में। मेरी सैलरी का टोटल करो, सपोज मेरी सैलरी 10 लाख है, उसका क्या कर दो 15%। मेरी सैलरी मान लो 10 लाख है साल की, 10 लाख का 15% कर दो, कितना बन जाएगा 150। मेरी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू कितनी आ गई 150, मेरी सैलरी में जोड़ लो 1.5 लाख रुपया। क्लियर? मुझे परेशान करने के लिए पेपर में कह रहा है कि वो गफूर कॉलोनी जो है उसके अंदर लगभग किराया इस तरह के घरों का 2 लाख चलता है या 120 चलता है, डजंट मैटर। हमें नहीं देखना आसपास क्या किराया चल रहा है। एम्प्लॉयर का घर है, हाँ एम्प्लॉयर का घर है, सिर्फ आप क्या देखो सिटी पॉपुलेशन, उसके अकॉर्डिंग टैक्सेबल वैल्यू आएगी, या तो 7.5% ऑफ सैलरी या 10 या 15% ऑफ सैलरी। और सैलरी का मीनिंग देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी पेज पे बॉक्स में नीचे मिलेगा, सैलरी मीन फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या सैलरी का मीनिंग है? बेसिक सैलरी, डीए इफ वाला, बोनस, फी कमीशन, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अदर अलाउंसेस, पोर्शन ऑफ ऑल अदर अलाउंसेस, प्लस लीव सैलरी ईयर टू ईयर बेसिस। इकट्ठी नहीं करता वो, हर साल जो छुट्टी बची कहता लाओ साहब पैसे दो। हमने पढ़ा लीव सैलरी में, क्या पढ़ा कि रिटायरमेंट से पहले लीव सैलरी मिलती है फुल्ली टैक्सेबल। अगर तो वो छुट्टियां इकट्ठी करता है, क्यूमुलेट करता है कई महीने की, फिर पैसे लेता है, फिर नहीं आना।
मैं तो क्या कह रहा हूं कि बंदा इकट्ठी करता ही नहीं, साल में 10 छुट्टियां बची जो उसने नहीं ली, एम्प्लॉयर को कहता लाओ पैसे 10 दिन के, वो फुल्ली टैक्सेबल हैं और मीनिंग में आएंगे। अगर उसने छुट्टियां इकट्ठी कर रखी हैं कई महीनों की और आज इस साल उसने 8 मंथ्स की लीव को कैश करवाया है तो नहीं आएगा यहां, हालांकि वो टैक्सेबल तो है। मैं तो ये मीनिंग किसके लिए ले रहा हूं, सिर्फ हर चीज के लिए सैलरी का मीनिंग है। लीव सैलरी का टॉपिक पढ़ा तो सैलरी का जनरल मीनिंग था बेसिक, डीए, इफ वाला और कमीशन ऑन सेल। और जब ग्रेचुटी एक्ट में कवर होता था तो क्या मीनिंग था, बेसिक प्लस डीए इन ऑल केसेस। जब ग्रेचुटी एक्ट में कवर नहीं होता था तो जनरल मीनिंग बेसिक, डीए इफ टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट और कमीशन ऑन सेल। और जब रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन पढ़ते थे 1010B तो वहां बेसिक सैलरी प्लस ऑल टैक्सेबल मॉनेटरी रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोनस। और जब आपने वीआरएस पढ़ा 1010C वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, उसमें क्या पढ़ा, जनरल मीनिंग बेसिक, डीए इफ वाला और कमीशन ऑन सेल। तो उसी तरह से हर जगह सैलरी का एक मीनिंग है। मुझे किसका करना है 7.5, 10 या 15, किसका, इसका बेसिक का। डीए कौन से वाला जोड़ना है, प्लेन नहीं जोड़ना, इफ वाला यानी कि डीपी। कमीशन के साथ मैंने ऑन सेल लिखा है नहीं, तो मेरा मतलब कमीशन कोई सा मर्जी हो, प्लेन कमीशन या कमीशन ऑन सेल ले लो, बस बोनस ले लो। और बाकी अलाउंस कौन से ले लो, जो टैक्सेबल है। मान लो एम्प्लॉय को कन्वेंस अलाउंस मिलता है 10,000, वो कह रहा है जी मेरे 8,000 रुपये खर्च हो गए इधर उधर आने जाने पे, तो कितना टैक्सेबल होगा, 2,000 रुपये टैक्सेबल होगा, वो 2,000 लेना है, जो माफ हो गया वो छोड़ दो। मैं कहता हूं जी उसे डेली अलाउंस मिलता है, घर से दूर जाता है, डेली अलाउंस मिलता है साल का 6,000 और उसके खर्चे हो गए 7,000, तो डेली अलाउंस बचा पॉकेट में कुछ नहीं, सारा का सारा खर्च हो गया, तो नथिंग इज टैक्सेबल। तो यहां मीनिंग में लूंगा डेली अलाउंस नहीं। बच्चे का 150 रुपये मिलता है चिल्ड्रन एजुकेशन, कितना माफ हो गया एक बच्चे का, 100 रुपये, अगर वो 115 BAC ऑप्ट नहीं करता तो माफ कितने हो गए, 100। तो 50 जो टैक्सेबल है 12 महीने के 600 वो ले लो। मैंने ये कह दिया कि जो टैक्सेबल पोर्शन है अदर अलाउंस का, अदर मैंने क्यों लिखा, डीए के अलावा लिखा हूं। डीए प्लेन वाला भी टैक्सेबल होता है पर नहीं लेना, डीए को छोड़ के बाकी जितने भी अलाउंसेस हैं उनका कौन सा पोर्शन लेना है, जो टैक्सेबल है। एक ब्लाइंड आदमी को 3,000 रुपये ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है, ब्लाइंड आदमी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिला है 3,000, कितना माफ होगा, उसे 3200 तक माफ होता है, तो सारे ही माफ, सारा माफ तो ना लो फिर। मैंने तो सीधा कह दिया जो जो टैक्सेबल अलाउंस हैं वो ले लो, डीए को छोड़ के, कुछ टैक्सेबल कुछ माफ, तो कौन सा पोर्शन ले लो, जो टैक्सेबल है। परक्विजिट कोई भी नहीं लेना, इस मीनिंग में कोई परक्विजिट नहीं लेना। फॉर द पीरियड ऑफ अकोमोडेशन अवेलेबल, अगर आपको घर ही 6 महीने के लिए मिला है तो ये सारी चीजें कितनी देर के लिए लेनी है, 6 महीने। एम्प्लॉयर ने घर ही 6 मंथ्स के लिए दिया तो बेसिक भी 6 मंथ्स की, डीएफ वाला भी 6 मंथ्स का, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस 6 मंथ्स के। क्लियर, घर पूरे साल के लिए मिला, सब कुछ किसका लो, साल का। एडवांस या अरियर सैलरी मीनिंग में नहीं आएंगे, टैक्सेबल होते हैं पर इस मीनिंग में नहीं आएंगे। ये मीनिंग से ही तो मुझे पता लगेगा 7.5% करना है कि 10 करना है, 15 करना है, किसका करूं। दूसरी बात, एक तो ये नो परक्विजिट इज टू बी एडेड इन द मीनिंग ऑफ सैलरी। इस सैलरी के मीनिंग में कोई परक्विजिट ऐड हुआ नहीं। आपके इनकम टैक्स भर दिया मालिक ने, आपकी LIC भर दी, आपका प्रोफेशनल टैक्स भर दिया, ये परक्विजिट पढ़ूंगा आगे मैं, फुल्ली टैक्सेबल है ऑब्लिगेशन, पर इस मीनिंग में नहीं आएगा। इस मीनिंग के अंदर तो सिर्फ यही सिलेक्टेड चीजें, पे स्केल के अकॉर्डिंग बेसिक सैलरी, डीए कौन सा, इफ वाला, बोनस, फी, कमीशन, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अदर अलाउंसेस और लीव सैलरी ईयर टू ईयर बेसिस, ये चीजें सैलरी के मीनिंग में आएंगी। फिर उसका करना है आपने 7.5% या 10% या 15%।
क्लियर? अगर मैं 2 जगह जॉब करता हूं, सुनना, मैं एक्स लिमिटेड में भी नौकरी करता हूं, वाई लिमिटेड में भी नौकरी करता हूं, 2 जगह, सुबह 4 घंटे इधर जाता हूं, 4 घंटे इधर, 2 जगह, मुझे यहां से रेंट फ्री अकोमोडेशन मिली हुई है, एक जगह से घर मिला है, तो घर पे टैक्स लगाते वक्त जो करोगे ना आप 7.5, 10 या 15%, दोनों की सैलरी का करना है पंगा। घर मिला मुझे एक्स लिमिटेड से, लेकिन इनकम टैक्स का ना लपेट लो इसे, कहता कोई बात नहीं, कहता बेसिक सैलरी दोनों की, डीएफ वाला दोनों का, कमीशन बोनस दोनों से जो आया, टैक्सेबल अलाउंस दोनों से जो आई, लीव सैलरी ईयर टू ईयर वाली दोनों से आई, दोनों की सैलरी जोड़ के उसका करेंगे हम तो 7.5, 10 या 15%। फालतू का काम है ना, दोनों का करना है, रूल है। तो सैलरी का सबसे बड़ा मीनिंग इस चैप्टर का और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट करवा रहा हूं, इसके बिना आपका कोई क्वेश्चन नहीं सोल्व होना। रेंट फ्री अकोमोडेशन के क्या बताया मैंने, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो ये कुछ करना ही नहीं ड्रामा, क्या है सीधा ही रूल, एज पर गवर्नमेंट कंसेप्ट, गवर्नमेंट रूल, लाइसेंस फीस ही टैक्सेबल है। वो कौन बताएगा, वो एम्प्लॉई बताएगा। फर्नीचर मिला है तो 10% जोड़ लेंगे, मालिक ने कुछ पैसे ले लिए तो पैसे वो काट लेंगे। लेकिन मेन जो क्वेश्चन है ना वो किसका है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप सरकारी एम्प्लॉय नहीं हो तो इसमें फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं कौन सा, खाली घर का। खाली घर मिला है, कंपनी का अपना घर है, तो क्या करना है आपने, सैलरी का 7.5, 10 या क्या करना है 15% अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन ऑफ द सिटी। सिटी पॉपुलेशन दे देगा तो उसके अकॉर्डिंग कर लूंगा, जितना बड़ा शहर होगा टैक्सेबल वैल्यू उतनी ही क्या होगी, ज्यादा। डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन नहीं देखनी, क्या देखनी है, सिटी पॉपुलेशन। मान लो मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, वृंदावन भी उसमें आता है, तो आपको क्या मथुरा में रहता है कोई आदमी, तो मथुरा सिटी की पॉपुलेशन देखनी है आपने, और नहीं जोड़ना। सिटी जिस शहर में आप रहते हो, वृंदावन में रहते हो तो वृंदावन की पॉपुलेशन देखो जो कि बहुत कम है, ऐसे। तो सिटी जहां रहते हो उसकी पॉपुलेशन देखनी है, उसके अकॉर्डिंग 7.5, 10 या 15% ऑफ सैलरी कर लेंगे। समझ आया? सैलरी की कौन सी लेनी है वो मैंने बता दिया। एडवांस सैलरी या पुरानी सैलरी नहीं लेनी, घर इस साल मिला तो सैलरी भी इस साल की लेनी है, और कोई परक्विजिट जोड़ना नहीं है मीनिंग में, सिर्फ यही चीजें जोड़नी है जो मैंने कही। क्लियर? लेकिन अगर इसके साथ फर्नीचर भी मिला है, मान लो फर्निश्ड घर मिला है, फर्निश्ड हाउस प्रोवाइडेड, घर के साथ फर्नीचर भी मिला है, तो 10% और वैल्यू ऑफ अनफर्निश्ड घर निकाल के खाली घर की वैल्यू निकाल लो आप, उसमें क्या जोड़ देना, फर्नीचर या जो इक्विपमेंट मिले हैं उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% पर एनम और जोड़ देना, बस आंसर में ये आंसर आ जाएगा। अभी सरकारी वाले में बताया ना, वही बात है, फर्नीचर, एसी, कूलर, और क्या मिल सकता है घर के साथ, यही चीजें मिलती हैं, एसी, कूलर, फर्नीचर, गीजर, गैस मिल गई, कोई चूल्हा, गैस चूल्हा वगैरह ऐसा कुछ, वो सबका 10% ओरिजिनल कॉस्ट का जोड़ लो। पुरानी है WDV नहीं देखनी, आ जाएगा। माइनस कर लो रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, मालिक ने आपको फ्री नहीं दी, आपसे क्या थोड़ा किराया काट लिया तनख्वाह में से, तो उतने कम कर दो, तो क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। एक्चुअल में फ्री नहीं, क्या है, कंसेशनल है। पहले तो खाली 4 दीवारी की वैल्यू निकाल लो, सैलरी का 7.5, 15 या 10% करके, फिर क्या करना, जो वैल्यू आई है उसमें अगर एसी, कूलर, फ्रिज ऐसा कुछ मिला है, बेड, चेयर, सोफा, तो उनकी कॉस्ट का क्या जोड़ लो, 10% पर एनम। मान लो मैं कहता हूँ एसी मिला ही 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद मालिक उतार ले गया एसी, तो आप कैलकुलेशन, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट 30,000 है एसी की मान लो, तो 10% पर एनम कितना हुआ, 3,000। 6 मंथ्स के लिए मिला है तो कितना, 1500, वो जोड़ लो। माइनस अगर आपकी तनख्वाह में से कुछ कट रहा है, एम्प्लॉयर काट रहा है, वो क्या कर देना, माइनस, तो क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन जो टैक्सेबल है वो आ जाएगी। समझ आई बात? ये कौन सा केस बताया मैंने आपको कि अगर ये घर किसका है, एम्प्लॉयर का, फेयर रेंटल या एस्टिमेटेड वैल्यू, रेंटल वैल्यू ऑफ हाउस नहीं देखनी, पॉपुलेशन देखो और करो काम शुरू अपना, मीनिंग में कोई ऑब्लिगेशन नहीं लेने। समझ आई बात?
अब 115 BAC क्या करेगा, उसने टंग तो अड़ानी है। 115 BAC वो कहता है भैया सैलरी का मीनिंग लेते वक्त मेरे को भूल ना जाना, जहां मैं आ गया ना तो मेरे को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अलाउंसेस निकालते वक्त 115 BAC ने रोल प्ले करना है। अगर आपने 115 BAC ऑप्ट कर लिया तो बच्चे का 100 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड माफ होगा ना, फुल्ली टैक्सेबल। हॉस्टल का 300 माफ होगा ना, फुल्ली टैक्सेबल। हिल अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल, ठीक। वो स्पेशल अलाउंस होता है रनिंग या फ्लाइट, 70% ऑफ दैट अलाउंस या 10,000 रुपये महीना, विच एवर इज लेस, कोई माफ नहीं, फुल्ली टैक्सेबल। ट्रांसपोर्ट माफ है, वो तो सिर्फ किसको, ब्लाइंड या हैंडीकैप्ड को, वो, वरना वो फुल्ली टैक्सेबल। तो जो हिल अलाउंस 300 माफ ना, टैक्सेबल। यूनिफॉर्म एकेडमिक हेल्पर अलाउंस वो भी फुल्ली टैक्सेबल, लेकिन कन्वेंस, दिल्ली, ट्रैवलिंग, ट्रांसफर वो सबके लिए सेम रूल है, 115 BAC ऑप्ट करो या ना करो। तो वो फर्क आ जाएगा ना सैलरी के मीनिंग में, दोनों 115 BAC ऑप्ट किए बिना और ऑप्ट करके, जिस वजह से क्या होगा, आंसर 2 बार निकालना पड़ सकता है आपको, समझे। तो आप माइंड में अच्छे से ये कैलकुलेशन सेट करो पहले। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, वरना मैं इसका एक आधा क्वेश्चन करता हूं। करूं क्वेश्चन इसका, देखते हैं। तो पेज नंबर 16 ऑफ द चैप्टर देखोगे, घर बना ही हुआ है, बहुत खूबसूरत घर बना है। चलो क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसमें देखते हैं घर की टैक्सेबल वैल्यू कैसे आएगी। क्वेश्चन नंबर 25 से देख लेते हैं, ये कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ये सारी बातें लिखी हुई हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, देखना, इससे ये कंसेप्ट माइंड में आएगा तो थोड़ा आगे चलेंगे हम। बस इसका सॉल्यूशन है, बार बार पढ़ते रहो, बस जितना ज्यादा बार पढ़ा होगा उतना याद रहेगा। हर रोज आते हो, पिछले वाला चैप्टर सारा पढ़ाओ, पिछले वाला मीन्स जो अब तक हो गया है, ठीक है। जैसे सैलरी शुरू से पढ़ते रहो बार बार, क्योंकि सारा कुछ एक साथ याद रहेगा तो क्वेश्चन होने हैं, तो इसलिए बार बार पढ़ते रहो, सारा बस याद रहेगा। ऐसा कुछ नहीं किसी से नहीं हो रहे तो वो सोचे जी मेरे को नहीं समझ आ रहा, ये सबके लिए ऐसा है। जो टाइम ज़्यादा डिवोट करता है उसे बहुत अच्छे से समझ आता है, जो होमवर्क कर ही नहीं रहा उसको कितना मर्जी बताए जाओ, कोई फ़ायदा नहीं है। याद तो उसके ही करने हैं सैलरी के मीनिंग। क्या सर ये मीनिंग नहीं याद हो रहे, ग्रेचुटी में क्या आएगा, इसमें क्या, कोई सोल्यूशन नहीं है। याद तो आपको करने पड़ेंगे, बार बार क्वेश्चन करने से याद हो जाते हैं। 4 बार तो मैंने ही पूछ लिया आपसे, यहाँ क्या आता है सैलरी का मीनिंग, यहाँ क्या आता है, फिर भी आप ना पढ़ो। कहता कौन सा कुछ कहते हैं, पूछ लिया फिर नहीं होते याद, फिर नहीं याद होते। सेक्शन है, मीनिंग्स हैं, ये ऐसे ही याद होते हैं कि अपन इंट्रैक्शन कर ले तो हो जाता है। 10 भी किस चीज का सेक्शन था, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। कल मेरे पास किसी एडवोकेट साहब का फोन आया, कहता जी कोई आदमी रिटायर हुआ है सरकारी जॉब से और उसे लीव एनकैशमेंट का पैसा मिला है, इनकम टैक्स ने उस पर टैक्स लगा दिया है, TDS काटने को कह दिया है, जबकि वो हमें लगता है माफ़ है। मैंने कहा जी बिल्कुल माफ़ है, सरकारी आदमी को लीव सैलरी का पैसा मिलेगा रिटायरमेंट पे, वो फुल्ली क्या होता है, एग्जाम्प्ट होता है। कहता चलो सर ये लिखा कहाँ है वैसे, 10(10)AA, वहाँ खोलोगे पढ़ लोगे कि सरकारी के लिए माफ़ है, डिटेल मिल जाएगी। तो ये तो बार बार पढ़ने से याद होता है। चार्जिंग सेक्शन कौन सा था सैलरी का, सेक्शन नंबर 15 सैलरी का चार्जिंग सेक्शन था। हाउस रेंट अलाउंस का सेक्शन कौन सा था, 1013A। ओके चलो क्वेश्चन नंबर 25 पे आना। क्या कह रहे हैं, कह रहा है मिस्टर पीयूष एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी में एम्प्लॉई है, 60,000 रुपये बेसिक मिलती है, 6,000 क्या मिलता है, कमीशन मिलता है, 4,000 बोनस मिलता है, 6,000 क्या मिलता है इसको, यूनिफॉर्म अलाउंस मिलता है, जिसका 60% ये यूनिफॉर्म पे खर्च कर देता है। ओके 12,000 कन्वेंस अलाउंस मिलता है, जिसका 75% ऑफिशियल पर्पस पे एक्सपेंड कर देता है। एंटरटेनमेंट अलाउंस कितना मिलता है, 5,000, फिलहाल फुल्ली टैक्सेबल होता है। कहता है इसके एम्प्लॉयर ने इसका इनकम टैक्स भरा और इसका
प्रोफेशनल टैक्स भरा, इट्स द ओब्लिगेशन, मींस परक्विजिट है ये फुल्ली टैक्सेबल होगा। इससे अगले पॉइंट में आएगा, इस रेंट फ्री अकोमोडेशन के बाद आएगा। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया इट्स अ फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन सैलरी का मीनिंग जो लेता हूं उसमें था कोई परक्विजिट नहीं। क्या था याद करो, बेसिक सैलरी, डीए इफ वाला, बोनस, फी, कमीशन, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अदर अलाउंस, अदर मींस डीए के अलावा, और लीव सैलरी ईयर टू ईयर बेसिस, बस। फिर कहता है कि इसे खाली घर मिला है, लिखा है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन मिली है, खाली घर मिला है। कहां पे, जहां पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है या जहां पॉपुलेशन 10 लाख से कम है। तो इसकी रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू बताओ। सेकंड पार्ट कहता है तब क्या होगा रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू का, अगर पीयूष क्या करता है 115 बीएसी ऑप्ट कर लेता है। तो पहले तो मैं करता हूं विदाउट ऑप्टिंग 115 बीएसी। अगर वो 115 बीएसी ऑप्ट नहीं करता तो उस केस में क्या होगा, देखें सैलरी कौन कौन सी मीनिंग में आएगी। तो घर किसका है, कंपनी का, प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है, कंपनी ने इसे अनफर्निश्ड घर दिया है, अनफर्निश्ड हाउस प्रोवाइडेड, इसको खाली घर दिया है। सिटी देख लेंगे। सबसे पहले तो मुझे सैलरी का मीनिंग बताओ, सैलरी में क्या आएगा, बेसिक सैलरी कितनी 60,000, और क्या मिल रहा है इसको, कमीशन कितना 25,000, फिर 6,000, ओके, और बोनस कितना मिल रहा है 4,000, और उसे मिल रहा है यूनिफॉर्म अलाउंस। अच्छा, यूनिफॉर्म अलाउंस में कितना पैसा मिल रहा है इसको मिल रहा है 6, कितना खर्च दिया इसने 60, तो बचा कितना 40%, तो 2400 रुपए क्या हो जाएगा टैक्सेबल। सेविंग इज टैक्सेबल, जो खर्च दिया वो क्या हो जाएगा माफ, 40% सेविंग जो है वो क्या हो जाएगी टैक्सेबल। नेक्स्ट, कन्वेंस अलाउंस कितना मिलता है इसको, कन्वेंस अलाउंस 12,000, कितना खर्च दिया ऑफिस पे 25% सेविंग है वो क्या हो जाएगी टैक्सेबल सेविंग। नेक्स्ट, फिर कहता है जी एंटरटेनमेंट अलाउंस, इसे एंटरटेनमेंट अलाउंस मिलता है कितने रुपए 5,000, बस फैसिलिटी तो आनी नहीं, परक्विजिट है जो इसका इनकम टैक्स भरा या प्रोफेशनल टैक्स भरा। तो सैलरी फॉर किस लिए आ गई है, रेंट फ्री अकोमोडेशन, कितने रुपए आ गई बोलो 80,400। तो अब खाली घर मिला है ए, सिटी पॉपुलेशन कितनी, अगर सिटी पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस कितनी आ जाएगी, रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू 15% सैलरी का मीनिंग क्या आ गया 80,400, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई बोलो इसमें। इफ सिटी पॉपुलेशन कितनी है 10 लाख से कम है, अगर सिटी पॉपुलेशन 10 लाख से कम है तो क्या होगा, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कितनी आ जाएगी 7.5% ऑफ सैलरी कितनी है 80,400, टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी 6030। ऐसे करते हैं क्वेश्चन, समझे। कंपनी का घर है, पहली बात सरकारी एम्प्लॉय है ना, कंपनी का घर है, खाली घर मिला है, फर्नीचर उसमें नहीं है, किराया उससे लिया नहीं गया, तो खाली अनफर्निश्ड घर की वैल्यू कैसे, मालिक का घर है, कंपनी का घर है, तो क्या देखना है सिटी की पॉपुलेशन, फिर उसके अकॉर्डिंग सैलरी का 3 रूल हैं, 7.5% ऑफ सैलरी, 10% ऑफ सैलरी और 15% ऑफ सैलरी। तो इसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग तो कर लूंगा, पहले मुझे सैलरी का मीनिंग तो जान लेने दो कि सैलरी है क्या। बेसिक डीए इफ वाला था नहीं, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अदर अलाउंस, यूनिफॉर्म में बचा लिए। यूनिफॉर्म कौन सी कैटेगरी में था, यूनिफॉर्म अलाउंस था 10, 14, 1 में, कन्वेंस अलाउंस भी किस में था 10, 14, 1 में। जो सेविंग है वो क्या होती है, सेविंग इज टैक्सेबल, पढ़ा था ये 10, 14 में। और एंटरटेनमेंट अलाउंस किस में था 10, 14, 2 में, कि एक बार से ये फुल्ली क्या होएगा टैक्सेबल, पढ़ा था। इस तरह से सैलरी का मीनिंग आया।
80,400, उसका अपन ने 15 या 7.5% किया और आंसर आ गया। अब मैं कहानी बदल रहा हूं। इफ, इसी क्वेश्चन में इफ, सेकंड पॉइंट क्या कहते हैं, इफ पीयूष ऑप्ट टू पे टैक्स अंडर सेक्शन 115 BAC, अगर पीयूष 115 BAC ऑप्ट करता है तो अनफर्निश्ड हाउस की टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी? अनफर्निश्ड हाउस की टैक्सेबल वैल्यू कैसे निकालनी है आपने ये सोचना होगा। सिटी अकॉर्डिंग, अगर सिटी की पॉपुलेशन 25 लाख से ज्यादा है तो क्या करना है आपको? रेंट फ्री अकोमोडेशन में 15% सैलरी का करना है। अगर सिटी की पॉपुलेशन जो है वो क्या है, 10 लाख से कम है, तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी? 7.5% ऑफ सैलरी। पर सैलरी का मीनिंग अंडर सेक्शन 115 BAC माइंड में रखते हुए सोचो, बेसिक सैलरी कितनी? 60, बोनस कितना? कमीशन कितना? 6,000, और यूनिफॉर्म अलाउंस कितना? अब देखो ये क्या है, फुल्ली टैक्सेबल, क्योंकि उसमें 4 ही माफ होते हैं 115 BAC में, डेली, कन्वेंस, ट्रैवलिंग या ट्रांसफर, और उधर से ब्लाइंड आदमी, हैंडीकैप्ड वाला ट्रांसपोर्ट, बस। बाकी सारे अलाउंसेस क्या होते हैं? फुल्ली टैक्सेबल। हाँ, अगला कौन सा है? अगला है कन्वेंस अलाउंस। उसका रूल सेम है, 12,000 का 25% बचा तो 3,000 टैक्सेबल। कॉमन रूल है, दोनों में सेम रूल है, कॉमन कह दो या सेम रूल कह दो, इसमें कोई फर्क नहीं था। हाँ, एंटरटेनमेंट अलाउंस दोनों में सेम रूल है, कितने रुपए मिला? 5,000, इसमें सेम रूल है। तो आप देखो सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन कितनी आ गई बोलो? 84,000। तो आपको यहां सैलरी का 15% करना है या सैलरी का 7.5% करना है? कितना आ जाएगा बोलो? 12,600। इधर भी आंसर में फर्क पड़ गया ना, क्योंकि 115 BAC ने अपना रोल प्ले कर दिया है। समझे? इस तरह से वो 115 BAC आपको हर क्वेश्चन में सोचने को मजबूर कर रहा है कि क्या करें। समझ आए? ये तो कौन सा घड़ा गया? खाली। अगर इसमें फर्नीचर होता तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% जोड़ देता, और अगर मालिक ने कुछ आपकी तनख्वाह से काट लिए तो वो क्या कर देता? माइनस। तो टैक्सेबल वैल्यू क्या हो जाती? थोड़ी सी कम। पहला पॉइंट हो चुका है कि घर क्या है? घर किसका है? कंपनी ने प्रोवाइड किया है। तो आपको एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू या फेयर रेंट नहीं देखना, आपको पॉपुलेशन देखनी है। समझ आया? अब स्टोरी बदल रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है इसी से रिलेटेड। अब मैं कहता हूं कि अगर क्वेश्चन में ये कह दूं कि हाउस अपना ही नहीं है, हाउस हार्ड बाय एम्प्लॉयर, हाउस तो खुद किराए पे लिया एम्प्लॉयर ने, आपको दे दिया रहने के लिए। देखना अब क्या कहता है, सिचुएशन बदल दी। इफ हाउस इज हार्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने टेकन ऑन रेंट, ये घर आपको अपना नहीं दिया, उसने अपना नहीं है उनका, उन्होंने क्या लेके दिया आपको? किराए पे। जैसे बैंकों में होता है, बैंक वाले क्या कह देते हैं मैनेजर साहब को कि सर आप उस घर में जाके रह जाओ, किराया बैंक दे देगा अपने आप। यानी बैंक का अपना घर नहीं है, क्या लेके दिया है? किराए पे। तो फिर आपको सिटी पॉपुलेशन नहीं देखनी, वो रूल क्या हो गया? बेकार। वो रूल कब लगता था? 7.5% ऑफ सैलरी, 10% या 15% ऑफ सैलरी। कब? जब हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर हो। अब मैं कह रहा हूं ये तो घर खुद किराए पे लिया एम्प्लॉयर ने, किराया कौन भरता है? एम्प्लॉयर। तो इसमें आपको पॉपुलेशन नहीं देखनी, इसमें है रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, जितना एम्प्लॉयर किराया देता है। या फिर कितने परसेंट कर दूं? 15। एक ही रूल लगाना है हमेशा, 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। बस आसान हो गया काम। पॉपुलेशन देखनी नहीं, शहर छोटा है तो 7.5 ना कर देना, इसमें फिक्स है 15%। चाहे छोटे गांव में घर मिला आपको, वो एम्प्लॉयर ने किराए पे लिया है, आपको कहता है तू रह जा, किराया मैं दे दूंगा, तो आपको पॉपुलेशन नहीं देखनी गांव की, एक ही रूल लगाना है, क्या?
रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, कंपनी वालों ने जो किराया भरा वो, या आपकी सैलरी का 15%, विच एवर इज लेस क्या आ जाएगा, उस घर की वैल्यू आ जाएगी। अगर इस घर के अंदर वैल्यू आ गई, जो भी आ गई, कल को क्या है इसमें फर्नीचर वगैरह दिया और इक्विपमेंट दिए, तो उसका क्या कर लेना, उसकी एक्चुअल कॉस्ट यानी ओरिजिनल कॉस्ट का 10% पर एनम कर लेना, माइनस रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने जो आपसे किराया लिया वो क्या कर लेना, माइनस। आगे तो दोनों पॉइंट सेम है ये वाले, समझे। यानी बड़े ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ये हाउस हायर्ड बाय एम्प्लॉयर है। हायर्ड बाय एम्प्लॉयर हुआ तो फिर क्या होगा, सिटी पॉपुलेशन वो फंडा नहीं चलेगा, फिर क्या चलेगा, सीधा ही रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर टू द ओनर ऑफ हाउस, या फिर 15% ऑफ सैलरी, विच एवर इज लेस। सैलरी का मीनिंग वही है क्या, बेसिक, डीएफ वाला, कमीशन, बोनस, टैक्सेबल पोर्शन ऑफ ऑल अदर अलाउंस, लीव सैलरी ईयर टू ईयर बेसिस। समझ आया। एक क्वेश्चन करो, समझोगे। 26 पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 26 से ये सारी कहानी समझोगे। पेज नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 26। क्या, इन केस ऑफ मिस्टर टी, एम्प्लॉयर प्रोवाइड ओन अकोमोडेशन वेल फर्निश्ड एट दिल्ली, एम्प्लॉयर घर दे रहे हैं कहां पे, दिल्ली में। रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी उसकी 3। अच्छा ये तो अपना ही घर है एम्प्लॉयर का, चलो किराए पे लेके नहीं दिया। मैं एक सिचुएशन वैसे बना देता हूं, 26 अपा कर लेते हैं, बाकी इससे रिलेटेड एक सिचुएशन अपा बना लेते हैं। क्या, स्पॉज मैं वैसे ही लिख देता हूं एक क्वेश्चन, स्पॉज बेसिक सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी जो है वो 4 लाख रुपए है, बोनस कमीशन 1 लाख रुपए है, टैक्सेबल अलाउंस वो भी 1 लाख है। तो सैलरी कितनी आ रही है एम्प्लॉय की, सैलरी आ रही है 6 लाख। हाउस रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, हाउस रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर फॉर हार्ड हाउस, जो उन्होंने घर किराए पे लिया उसका किराया कंपनी वाले भर रहे हैं, आगे किराया दे रहे हैं 8,000 रुपये महीना दे रहे हैं, 12 महीने का कितना किराया दे रहे हैं कंपनी वाले, 96। उस घर के साथ फर्नीचर प्रोवाइडेड बाय कंपनी, उस घर में जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट फर्नीचर की 50,000 है, और रेंट चार्ज बाय कंपनी, रेंट चार्ज फ्रॉम एम्प्लॉय बाय कंपनी, एम्प्लॉयर ने कितना किराया काट लिया, 1,000 रुपये पर मंथ, 12 महीने का कितना काट लिया, तनख्वाह में से 12,000। करो पहले तो ये देखो कि हाउस ओन्ड बाय कंपनी है क्या, हाउस क्या है, हायर्ड बाय कंपनी, ये वाला रूल है, हाउस हायर्ड बाय कंपनी, हाउस हायर्ड बाय कंपनी, या कह दो एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने घर किराए पे लिया है, तो क्या रूल लगता है, रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, कंपनी वाले जो किराया भर रहे हैं, या आपकी सैलरी का 15%, विच एवर इज लेस। कितना किराया दे रहे हैं कंपनी वाले, 96,000, या फिर आपकी सैलरी का 15%, सैलरी कितनी आपकी 6 लाख, उसका 15% कितना हो गया 90, या तो 90 या 96, दोनों में से कम क्या है 90,000। एक तो आंसर ये आ गया, प्लस ये तो खाली घर की वैल्यू है, कौन सा घर, अनफर्निश्ड हाउस, क्या उसमें कोई फर्नीचर वगैरह है, तो आप कितने का फर्नीचर है, वैल्यू ऑफ फर्नीचर कितनी जोड़ेंगे, उस घर के साथ 50,000 वाला सामान भी यूज करने के लिए दिया है, तो 10% पर annum कितना जोड़ लेंगे 5,000, 95 नहीं माइनस कर लो, रेंट चार्ज बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने कितना रेंट चार्ज कर लिया आपसे, उन्होंने चार्ज कर लिया 1,000 रुपये महीना, 12,000, तो 83,000 रुपये क्या की टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। किसी को भी डाउट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन सोल्व हो जाएगा। कोई डाउट इसमें? मैंने अपनी ओर से ये क्वेश्चन बना दिया कि सपोज बेसिक ये है, अलाउंस ये है, ये सब लिख दिया।
घर दिया कंपनी ने अपना, ना किराए पे लिया, जिसका किराया कंपनी भर रही है 96, उसमें फर्नीचर कंपनी ने लगा के दिया 50,000 रुपये वाला ओरिजिनल कॉस्ट वाला फर्नीचर है, किराया आपसे कितना ले लिया, 1000 रुपये महीना। ये सारी बातें माइंड में रख के आप सैलरी का मीनिंग निकाल लो, उसका 15% करो, या फिर रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर 96,000 है वो लो, विच एवर इज प्लस उसमें क्या कर दो, फर्नीचर इक्विपमेंट की कॉस्ट का 10% माइनस क्या कर लो, जो मालिक ने ले लिया, तो क्या आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू। समझ आया? यहां सिटी पॉपुलेशन देखी, मैं कह रहा हूं छोटे कस्बे में घर है या बहुत बड़े मेट्रो सिटी में, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर ऐसे ही आएगा। किराए पे घर लेके दिया हो कंपनी वालों ने तो आंसर में फर्क नहीं पड़ता, चाहे शहर कौन सा मर्जी हो। समझ आई बात? किसी को डाउट? ओके, तो इस तरह से ये पॉइंट भी हमारा हो गया। अब देखना, अगर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन 26 करना है कर लो, देख लेते हैं 26, वो हाउस ओन्ड बाय कंपनी का ही है, देख लेते हैं फिर भी, देखना क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, कह रहा है कि इन केस ऑफ मिस्टर टी एम्प्लॉयड ओन्स अकोमोडेशन, अपनी अकोमोडेशन है, फर्निश इन दिल्ली, दिल्ली में है वो, कहता है जो फर्नीचर लगा है 3 वाला उसकी कॉस्ट कितनी, 27, WDV ऑफ फर्नीचर प्रोवाइडेड, जो फर्नीचर मिला है आपको उसकी WDV कितनी है बोलो, 3000, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 27,000। और कहता है ये घर मिला है आपको, कहता है कि आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, 15,000 रुपये महीना, एम्प्लॉय की बेसिक सैलरी करना 15,000 रुपये पर मंथ के अकॉर्डिंग कितनी होगी, 1,80,000। ठीक है, फिर क्या कहता है इसमें 180, उसके बाद कहता है मंथली कमीशन है, तो कमीशन कितना है 2500 रुपये पर मंथ, तो कितना हो गया 30,000। फिर क्या कहता है, फिर कहता है और कुछ है ना, तो सैलरी कितनी आ गई यहां 210 फॉर रेंट फ्री हाउस, ओके, या अकोमोडेशन। अब आप देखो कि ये घर क्या एम्प्लॉयर ने अपना घर है, हाँ अपना घर है, दो सिचुएशन है, फ्री में दिया हो तो क्या, और 2,000 रुपये लिए हो तो क्या, 3,000 लिए हो तो क्या। चलो मैं देखता हूं, इफ एम्प्लॉयर ओन्ड हाउस, एम्प्लॉयर का अपना घर है, ओन्ड हाउस है एम्प्लॉयर का कंपनी का, तो आप सिचुएशन है इफ, एक इफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, अगर पूरी तरह से फ्री में मिला है घर तो टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी बोलो, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस कितनी आ जाएगी, हाउस फैसिलिटी की। आप करो सैलरी का मीनिंग 210, सिटी कौन सा है दिल्ली, तो कितना आ जाएगा 31,500 प्लस इसमें फर्नीचर दिया है, कितने वाला फर्नीचर 27,000 वाला, उसका 10% करेंगे तो कितना आ जाएगा 2700 रुपये, बस। तो कितना आंसर आ गया 34,200। टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ गई 34,200। बोलो कोई डाउट? सिटी पॉपुलेशन दिल्ली की बताने की जरूरत नहीं, 1.5-2 करोड़ के आसपास है, तो आप क्या कर दो 15% ऑफ सैलरी। लेकिन इफ कंसेशनल अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, कंसेशनल हाउस इज प्रोवाइडेड, यानी कि आंसर तो यही है पर फ्री नहीं है, मालिक थोड़े पैसे ले रहा है, रेंट फ्री अकोमोडेशन की कौन सी वैल्यू आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू। कैसे, ये आ गया 34,200 वैसे ही, लेकिन आपसे कितने ले लिए मालिक ने, कितने ले लिए आपसे 2,000 रुपये महीना ले लिए, तो कितने 24 ले लिए, तो कितनी टैक्सेबल वैल्यू आ गई 10,200। लेकिन तीसरे में भी टैक्सेबल वैल्यू निकालना, कितनी आ जाएगी, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ हाउस कितनी आ जाएगी, देखना कितनी आ जाएगी 34,200 माइनस कितने ले लिया आपसे 3,000 रुपये महीना, तो 12 महीने का कितना हो गया 36, ये 36,000 हो गया, 34,200 माइनस 36,000, तो कितनी आ जाएगी, माइनस नहीं लिखना, जीरो लिख दो। टैक्सेबल वैल्यू क्या आ गई 0, फालतू ही ले लिए, वैल्यू तो घर की किराए की 34,200 ले लिया आपसे, कितने मालिक ने तनख्वाह से काट दिए 36, फालतू ही काट लिए, तो टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी निल। यहां तक कोई डाउट?
समझा? तो मैंने दो सिचुएशन बता दी नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में। क्या? अगर घर अपना है एम्प्लॉयर का तो सिटी पॉपुलेशन देखो उसके अकॉर्डिंग 7.5%, 10 या 15% ऑफ सैलरी कर लेना। और अगर हाउस क्या है, हार्ड है, तो रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर और 15% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस करना है। पॉपुलेशन नहीं देखनी। घर के साथ कोई और सामान मिला है तो ओरिजिनल कॉस्ट का 10% जोड़ना है। कुछ किराए में से लिए हैं तो जो काटना है काट लो। अब इसी पेज पे 16 पेज पे ही रहो। क्या कहता है? एक सिचुएशन और, मेन सिचुएशन तो होगी बस, एग्जाम पॉइंट ऑफ से ज्यादा यही काम आती हैं जो हमने कर ली, लेकिन थोड़ी सी और कंडीशन। इफ अकोमोडेशन प्रोवाइडेड इन होटल, होटल में रहने के लिए मालिक ने कह दिया आपको जाओ होटल में रह जाओ, किराया मैं दे दूंगा। अगर तो होटल में 15 दिन तक ठहराया फैसिलिटी, होटल फैसिलिटी अप टू 15 डेज तो एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट। मान लो कई बार क्या होता है, आप नई पोस्टिंग हुई आपकी और अभी आपको घर लेके देगा एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं, आपको इमरजेंसी क्या कहा एम्प्लॉयर ने, जाओ उस होटल में ठहर जाओ। 10 दिन के अंदर घर ढूंढ दिया, फिर होटल से कहाँ भेज दिया, घर बिल्डिंग में भेज दिया, तो ये माफ है। अगर 15 से एक दिन ज्यादा हो गए ना, 16 भी हो गए, तो ये फैसिलिटी क्या होगी, टैक्सेबल। 15 दिन बहुत होते हैं, मजबूरी में ठहराना पड़ गया, उससे ज्यादा ठहराया तो क्या दिक्कत आ सकती है, टैक्सेबल। अगर आपको ओवर 15 डेज होटल फैसिलिटी मिली है तो क्या रूल है इसमें, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ होटल फैसिलिटी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेंट पेड टू होटल, पेड टू होटल बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर होटल को जो रेंट देता है, या फिर 24% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस, ये रूल लगेगा। एक आदमी को 20 दिन होटल में ठहरा दिया, गलत, कितने दिन ठहरा देते, 15 तो कोई बात नहीं थी, 20 ठहरा दिया, तो उसका 20 दिन का जो मालिक ने किराया दिया होटल को वो लिख लो, 20 दिन का जो होटल को रेंट दिया, या फिर 20 दिन की सैलरी का 24% करना है। जब होटल ही 20 दिन मिला तो सैलरी भी कितने दिन की लोगे, 20 दिन। होटल 2 महीने के लिए मिला तो 2 महीने की सैलरी का 24% करना है, या फिर 2 महीने का जो किराया दिया होटल वाले को, विच एवर इज। इसमें होटल में फर्नीचर, एसी, कूलर, गीजर, केयरटेकर सब कुछ बीच में रहता है ना, इसमें सब कुछ, इसलिए यहाँ 15% नहीं है, कितना है यहाँ 24। आम घर में तो 15% से कंपेयर करते हैं, होटल में कितने दिन, 24%। इसको और अच्छे से क्लियर करना है तो मैं एक क्वेश्चन करता हूं ताकि ये होटल वाला पॉइंट क्लियर हो जाए। पेज नंबर 22, क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 37 पेज नंबर 22 ऑफ द चैप्टर, नीचे 22 लगाए। एक्स अपॉइंट हुआ कोलकाता में, उसको 25 दिन के लिए होटल में ठहरा दिया गया। 25 दिन बाद एम्प्लॉयर ने इसे किसी घर में शिफ्ट कर दिया। एक बार 25 दिन, तो 25 दिन क्यों ठहरा दिया, होटल फैसिलिटी कितने दिन मिली, 425 डेज। ये तो 15 दिन से ज्यादा है ना, 15 होता तो माफ होता। तो आप मुझे 25 दिन का किराया बता दो। 25 डेज रेंट पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने 25 दिन का कितना किराया भर दिया बताओ। इस होटल का रूम रेंट एक दिन का कितने रुपए है, 1000, तो 25 दिन का कितना आ गया, 25,000, इसका 25,000। ओके, 25 डेज की सैलरी भी बना लो एम्प्लॉय की, कितनी, साल भर की सैलरी दे रखी है। सेकंड पॉइंट में कितनी सैलरी दे रखी है, 3,65,000 पर एनम। तो साल में कितने दिन होते हैं, 365। 20-21 वाले साल में कितने दिन हैं, 365 डेज हैं। और उसे कितने दिन होटल में ठहराया, 25 दिन। तो कितने रुपए आ जाएगी सैलरी, 25। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ होटल, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ होटल फैसिलिटी 25 दिन के लिए ठहराया। 25 दिन के लिए टैक्सेबल वैल्यू क्या आएगी देखते हैं। क्या, रेंट पेड टू होटल बाय एम्प्लॉयर, रेंट पेड टू होटल बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने होटल वालों को जो रेंट दिया
या फिर 24% ऑफ सैलरी। सैलरी कितने दिन की? 25 दिन की। जितनी देर के लिए कोई फैसिलिटी मिली उतनी देर की सैलरी लूंगा। तो रेंट पेड टू होटल कितने रुपए है? 25,000, वो रहा ऊपर। दूसरा 24% सैलरी का, सैलरी ये रही कितनी है? 25 दिन की सैलरी 25,000 है। तो सोल्व करोगे कितना आ जाएगा? 6,000। या तो 6,000 या फिर 25,000। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ होटल फैसिलिटी, वैल्यू ऑफ होटल फैसिलिटी कितनी आ गई? होटल फैसिलिटी की वैल्यू आ गई 6,000। किसी को भी डाउट है तो बोलो। होटल में जितने दिन ठहराया उतने का रेंट पे किया होगा एम्प्लॉयर ने, वो ले लो। 25 दिन ठहराया, 25 दिन का रेंट। 25 दिन की ही एम्प्लॉय की सैलरी का 24% कर लो। अगर 2 महीने ठहराया होता तो 2 महीने का रेंट लिख देता और 2 महीने की सैलरी का 24% करता। समझ आया? इस तरह से रेंट फ्री अकोमोडेशन में होटल फैसिलिटी भी क्लियर हो गया है। कोई डाउट? ओके। होटल फैसिलिटी के अलावा लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूं अभी, ये रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या हुआ कि किसी बंदे की ट्रांसफर होती है। एक्चुअल में ट्रांसफर जो है ना, आपको घर मिला हुआ है मान लो एक शहर में, फिर आपकी ट्रांसफर कर दी। देखना, आपको दिल्ली में घर मिला हुआ है, आप रह रहे हो, रिजाइड देयर विद फैमिली। आप मतलब वो बंदा जो है अपने परिवार, राम दिल्ली के घर में रह रहा है, अपने परिवार के साथ रह रहा है, और इन कंपनीज हाउस, कंपनी ने घर दिया, वहां रह रहा है आराम से। कहाँ रह रहा है? दिल्ली में। फिर इसकी ट्रांसफर कर दी गई, राम्स ट्रांसफर ऑन 1 जुलाई 2020 टू, इसकी दिल्ली से ट्रांसफर हो गई है मान लो वाराणसी, बड़ी दूर है वाराणसी, यूपी में ट्रांसफर होगी। वहां पे न्यू हाउस अलॉटेड देयर, न्यू हाउस अलॉटेड बाय कंपनी देयर, उसे वहां नया घर मिल गया। पर उसने अपना दिल्ली वाला घर भी नहीं खाली किया। कहता जी मेरी वाइफ है, बच्चे हैं, बच्चों का स्कूल कॉलेज सारा हिसाब किताब निपटाने में टाइम तो लगेगा। और वाराणसी वाले की भी चाबी पकड़ ली, वहां भी रहने लगा वो जाके। पीछे परिवार दिल्ली वाले घर में रह रहा है। तो एक ही वक्त में वो कितने घरों में रह रहे हैं? मालिक के 2 घर में रह रहे हैं। तो इनकम टैक्स मजबूरी समझता है आपकी कि भाई आसान नहीं होता पुराना घर खाली करना, दूध वाले के बिल का हिसाब करना है, बच्चों की फीस वीस का हिसाब करना है, बैंकों से पैसे निकलवाने हैं। शहर छोड़ना आसान थोड़ी है, किसी से पैसे लेने हैं, किसी से पैसे किसी को देने हैं। उन दोस्तों को भी क्या है, गुड बाय कहना है जो मॉर्निंग वॉक पे मिलते थे सुबह, कहीं वो बेचारे देखते रहे भी आना ही बंद कर दिया। तो कई चीज़ें होती हैं। देखो धीरे धीरे बंदा वो सारों से मिल के जाता है, भी ज़िंदगी में कभी दोबारा मिलेंगे। तो ऐसे ही होता है ट्रांसफ़र के केस में, तो वो टाइम लग जाता है इसमें। वो जेंट्स हैं जो वो चला गया अपना ड्यूटी पे वाराणसी, उधर घर मिल गया, वहाँ रहने लगा। इधर परिवार, वाइफ, बच्चे और पेरेंट्स रह रहे हैं दिल्ली के घर में। तो इनकम टैक्स कहता है कोई बात नहीं, मजबूरी समझते हैं। ट्रांसफ़र के बाद पहले 3 महीने 90 डेज मतलब 3 महीने किसी एक पे टैक्स लगाएंगे जो तू कहेगा, वाराणसी वाले पे या दिल्ली वाले के, दोनों में रह ले, दोनों में से टैक्स किस पे लगेगा? किसी एक पे। 3 महीने बहुत होते हैं, खाली कर दे 3 महीने के अंदर। अगर 3 महीने बाद भी तू दोनों को यूज करता रहा, दिल्ली वाले में तेरा परिवार और वाराणसी वाले में तू, तो 3 महीने बाद हम दोनों पे टैक्स लगाएंगे। क्या हुआ? वो कहता है राम रिजाइड्स इन बोथ द हाउसेस, दोनों घरों में रह रहा है टिल 31 दिसंबर 2020। देन आफ्टर ही वैकेटेड दिल्ली हाउस, उसके परिवार ने दिल्ली वाला घर क्या कर दिया? खाली। समझे? अब इनकम टैक्स कहता तेरा तो झमेला बहुत बढ़ गया। पहले तू दिल्ली वाले घर में रहता था। दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है आपको पता है? इसकी पॉपुलेशन जो है 25 लाख से ज़्यादा है। और मैं कह दूं, मान लो पेपर में दे दूं आपको, वाराणसी की पॉपुलेशन जो है वो 22 लाख है, मैंने दे दिया आपको। ओके, तो आप मुझे सारे महीने बताओ कौन से हैं साल के। इसकी सैलरी बता देता हूं मैं। इस बंदे की सैलरी फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन, इसकी सैलरी 20,000 रुपये महीना है। अगर उस बेसिक, क्या क्या जोड़ा मैंने इसमें? बेसिक जोड़ी, डीएफ वाला जोड़ा, बोनस जोड़ा, कमीशन जोड़ा,
और टैक्सेबल अलाउंस जोड़े, सब जोड़ के कितना आ गया? 20,000 पे महीना। तो आप मुझे बताओ साल में महीने कौन से हैं? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इस पीरियड में अप्रैल में, जून में वो कौन से घर में है? इस पीरियड में वो कौन से घर में है? डेली हाउस। और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो दिसंबर 31 तक किस घर में रहा? 2 घरों में रहा, 2 घरों में। ये जरूरी नहीं बराबर 3 महीने 6 महीने, जरूरी नहीं। लो मैं थोड़ा सा अगर कंफ्यूजन है तो ये 11वां महीना कर देता हूं। उसने उसके बाद दिल्ली वाला घर खाली कर लिया। ये घर कब तक रहा? वो दिल्ली वाले में भी और वाराणसी वाले में 30 नवंबर तक। उसके बाद दिल्ली वाला घर क्या कर दिया? खाली। बताओ कौन कौन से महीने? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। इस 5 महीने उसके पास कौन सा घर है? दिल्ली एंड वाराणसी हाउस, जिसका पुराना नाम बनारस है। चलो, काशी, बनारस। तो वो कहते हैं जी उसके पास दोनों घर हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में उसके पास दोनों घर हैं, दिल्ली वाला भी और वाराणसी वाला भी। क्लियर? दोनों घर हैं। उसके बाद खाली कर दिया उसने दिल्ली वाला। अब अगले 4 महीने उसके पास कौन सा घर है? ओनली वाराणसी वाला हाउस है। वाराणसी वाला हाउस है 4 महीने, 5 महीने और ये 3 महीने। समझे सारी सिचुएशन? अब लगाओ रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू ढूंढे। पहले 3 महीने उसके पास कौन सा घर है? सिर्फ दिल्ली वाला। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन करो। यहां पे 3 महीने उसके पास अप्रैल मई जून दिल्ली वाला घर है। उसकी सैलरी 3 महीने की बनाओ कितनी बनती है? ये बनती है 60,000। और दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है? 25 लाख से ज्यादा। तो क्या करूं सैलरी का? 15%। टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी बताओ? 2,000, 9,000। ओके, समझाया? बोलो कोई डाउट? अब पंगा क्या है? पहले 3 महीने इसमें से ट्रांसफर के बाद 90 डेज, यानी पहले 3 महीने किसी एक पे टैक्स लगेगा। तो किस पे टैक्स देना चाहोगे आप? दिल्ली वाले पे नहीं, वाराणसी वाले पे, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन क्या है? कम है। तो दोनों, पर पहले 90 दिन, ये वाले 90 डेज कह लो या फिर क्या कह लो 3 महीने, इसमें आप कौन से वाले पे टैक्स देना चाहोगे? वाराणसी हाउस, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन क्या है? उसकी पॉपुलेशन 12 लाख है। तो यहां पे आप 3 महीने की सैलरी लो, 20,000 पे महीना सैलरी है, तो 3 महीने की कितनी आ गई? 60,000 आ गई 3 महीने की। और वाराणसी की पॉपुलेशन कितनी है? कितनी? 22 लाख। तो मिडिल कैटेगरी में आ गया। 10% सैलरी का करो तो कितना आ जाएगा? 6,000। अब इनकम टैक्स कहता है जी इसके बाद तो हम दोनों घरों पे टैक्स लगाएंगे। अक्टूबर नवंबर में तेरे पास कितने घर हैं? 2। 90 दिन तक बख्शते हम एक पे टैक्स लगाते हैं। उसके बाद हम किस पे लगाएंगे? दोनों पे टैक्स लगाएंगे। कौन से घर हैं इसके बाद? अक्टूबर में और नवंबर में तेरे पास 2 घर हैं। एक तो दिल्ली वाला घर भी तू कब्जा किए बैठा है तेरा परिवार, और उधर से वाराणसी वाला घर भी तुम्हारे पास है। लगाओ दोनों पे टैक्स। इस 2 महीने में तेरे पास दोनों ही घर हैं, दोनों घर हैं, बोथ हाउस उसके पास हैं। तो दिल्ली वाला 20,000 पे पर मंथ, 2 महीने की सैलरी कितनी आ गई? 40। दिल्ली वाले का 15% करो तो कितना आ गया? 6। और इधर वाराणसी वाले का 20,000 पर मंथ, 2 महीने का 40। 10% करूंगा वाराणसी वाले का, क्योंकि उसकी पॉपुलेशन क्या है? 10 to 25 बिटवीन है। तो कितना आ जाएगा? 4,000। इसके बाद यहां दोनों पे लग गया टैक्स। यहां पे तो बोथ हाउसेस आर टैक्सेबल, दोनों पे ही टैक्स लग गया था। यहां पे तो दोनों पे टैक्स लग गया था। चलो, उसके बाद ये वाले 4 महीने उसके पास कौन सा घर है? सिर्फ वाराणसी वाला है। दिल्ली वाला तो खाली कर दिया उसने। लगाओ तो 4 महीने की सैलरी कितनी है? 20,000 पे महीना, 80। और वाराणसी की पॉपुलेशन कम है, 25, और 10 से ज्यादा है तो 10%, कितना आ गया? 8,000। तो टैक्सेबल वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन कितने रुपए आ गई बोलो? 33,000।
आंसर। ये एग्जाम में कम आता है, ये रूल काफी वास्ट है, ये रूल ये वाला 2 घरों में रहने वाला, पर ठीक है मीनिंग क्लियर करने के लिए मैंने ये एग्जांपल सेट किया है कि वो आदमी क्या है कुछ देर के लिए दोनों घरों में रह रहा है, तो फर्स्ट 3 मंथ्स आफ्टर ट्रांसफर एक पे टैक्स, उसके बाद तो क्या होगा दोनों पे ही टैक्स लगना शुरू हो जाएगा। समझ आई ये बात, रेंट फ्री अकोमोडेशन का ये पॉइंट। तो आप अगर नोट्स देखोगे तो ये पेज नंबर 16 पे था, पेज नंबर 16 पे पॉइंट नंबर 2 में नीचे देखो, तो आगे क्वेश्चन भी मिलेंगे इसके। इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 34 है, ये वाला जो सिचुएशन है ना, पेज नंबर 21 पे 34th क्वेश्चन है एक तो इसका 90 डेज वाले का 34, और इससे रिलेटेड ही आगे और क्वेश्चन है 37 होटल वाला, 34 और 37। तो ये 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं जो अपन ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, और सैलरी का मीनिंग अपन ने देख लिया, परक्विजिट आते नहीं ये देख लिया, दोनों की सैलरी ऐड होगी ये अपन बात कर चुके हैं। तो इससे रिलेटेड एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो आप, ये टॉपिक से रिलेटेड, ताकि ये थोड़ा और क्लियर हो जाए, अकोमोडेशन ऑफ हाउस का टॉपिक, पेज नंबर 22 क्वेश्चन नंबर 35। देखो क्वेश्चन नंबर 35 क्या, पेज नंबर 22। राम ने ये इंफॉर्मेशन दी अपनी इनकम की, उसे क्या मिला, रेंट फ्री अनफर्निश्ड हाउस एम्प्लॉयर ने दिया, एम्प्लॉयर ने घर दिया, तो क्या देखें सिटी पॉपुलेशन, उसका फेयर रेंटल वैल्यू क्या है मत देखो, अगर पॉपुलेशन इतनी है 10 से कम 10 से ज़्यादा 25 से ज़्यादा तो क्या होगा, अगर वो 115 BAC ऑप्ट कर लेता है तो क्या होगा। तो पहले तो मैं करता हूं विदाउट ऑप्टिंग 115 BAC, उसके अकॉर्डिंग सोचता हूं पहले। तो आप मुझे सैलरी मीन बताओ, सैलरी मीन फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन बनाओ, क्या क्या है, बेसिक सैलरी कितनी है इसकी, बेसिक सैलरी 15,000 रुपये महीना, 12 मंथ्स की कितनी होगी 1,80,000 की सैलरी होगी इसकी। ओके, फिर DAF वाला है, कह रहा है ये DAF वाला है कितना, सैलरी का 40%, तो 180 का 40% 72,000। फिर कह रहा है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस 2100 रुपये महीना, 12 मंथ्स का कितना हो गया 25,200। फिर कह रहा है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस कितना मिलता है ये 200 रुपये महीना, 2 बच्चों का, एक बच्चे का 200, 2 बच्चों का कितना 400, 12 मंथ्स का 4800 रुपये मिलता है। एग्जम्प्ट कितना हो जाएगा, सेक्शन 1042 में एक बच्चे का 100 रुपये, 2 बच्चों का 200, 12 मंथ्स का कितना 2400, बाकी 2400 क्या हो गया टैक्सेबल। यही बात है ना, हॉस्टल का तो है ही नहीं। ट्रांसपोर्ट अलाउंस का क्या करूं, ट्रांसपोर्ट अलाउंस कहता है 1800 रुपये मिलता है, पर राम एक डिसेबल पर्सन है, हैंडीकैप्ड है, ब्रैकेट में लिखा है राम क्या एक डिसेबल पर्सन हैंडीकैप्ड है, तो अप टू 3200 पर मंथ क्या होता है ये एग्जम्प्ट होता है, आपको पता है क्योंकि बंदा हैंडीकैप्ड है, ठीक है ना, हैंडीकैप्ड ना होता तो फुली टैक्सेबल होता। तो सैलरी मीन फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना 279,600। ओके, अब आपको देखना है सिटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग 279,600 तो ये आ गया वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन। क्या क्या सिचुएशन है देखो, पहली सिचुएशन अगर सिटी क्या है 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वाला नहीं है तो रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, सैलरी का कितने परसेंट 7.5%, कितना आंसर आ जाएगा बोलो 20,970। बी अगर सिटी की पॉपुलेशन कितनी है 10 से 25 लाख के बीच में है तो क्या हो जाएगा सैलरी का 10%, कितना आ जाएगा 60।
थर्ड, रेंट फ्री अकोमोडेशन की टैक्सेबल वैल्यू, अगर सिटी की पॉपुलेशन क्या है 25 लाख से ज्यादा तो कितना आ जाएगा? आंसर देख लो आगे सारे आगे। और टैक्सेबल सैलरी क्या आ जाएगी? दो, ये आ गई ना, ग्रोस सैलरी बना लो। ग्रोस सैलरी कितनी कितनी आ जाएगी फर्स्ट केस में? एक तो ये आ गई, ये सारी चीजें टैक्सेबल हैं, प्लस रेंट फ्री अकोमोडेशन जोड़ लो। कितने रुपए है ये? 20,970। तो टैक्स ग्रोस सैलरी कितनी आ गई जोड़ के बताना। ग्रोस सैलरी दूसरा केस बी। और 279,600 तो इन चीजों की टैक्सेबल वैल्यू है। घर की वैल्यू 27,960 ऐड कर दूं तो कितना आ जाएगा? 307,570। तीसरा 279,600 तो बाकी चीजों का है, और 15% वाला 41,940 घर का जोड़ दूंगा तो कितना आ जाएगा? 321,540। वैसे ये चीज ना भी करो तो चलेगा, ये तो मेन क्वेश्चन करेंगे तो हो जाएगा। फिलहाल तो आपको क्या आना चाहिए? रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू निकालना आ गई। लेकिन इस क्वेश्चन का सेकंड पॉइंट, इफ राम ऑप्ट्स टू पे, क्या ऑप्शन पड़ता है? टैक्स अंडर 115 BAC। अगर राम 115 BAC ऑप्ट करने की बातें करता है तो क्या होगा फिर इस केस में? 115 BAC ऑप्ट करता है तो सैलरी मीन क्या आ जाएगा फॉर रेंट फ्री अकोमोडेशन? करो, बेसिक सैलरी 1,80,000, डीए कितना? 40% 180 का कितना? 72,000, और डीए हो गया। सीसीए फुल्ली टैक्सेबल है, सेम रूल 25,200। और चिल्ड्रन एजुकेशन, यस फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली टैक्सेबल, कोई पर बच्चे का 100 रुपये माफ नहीं, 4800 फुल्ली टैक्सेबल। फिर ट्रांसपोर्ट अलाउंस एग्जाम याद रखना, 115 BAC भी ब्लाइंड हैंडीकैप्ड आदमी को ट्रांसपोर्ट अलाउंस माफ करने से नहीं रोकता। क्लियर लिखा है 1014(2) का सिर्फ यही अलाउंस ऐसा है जो 115 BAC के बाद भी अलाउ होता है। समझ आया? तो आप देखो यहां सैलरी मीन क्या बन गया? 282,000। अब आप सिटी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कर लो कौन कौन सी टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। A, B, C। वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, क्या सिटी छोटा है तो 7.5, बड़ा 10% और बड़ा 15% करना। ओके, ये और सैलरी अबव जो है वो जोड़ के अपना टैक्सेबल वैल्यू आ जाएगी। ये 282 सब जगह है ही है। तो अपनी ग्रोस सैलरी निकालनी हो तो इस कैलकुलेशन के बाद ग्रोस सैलरी कितनी आ सकती है अगर देखनी हो तो? 150। किसी को भी डाउट? समझ आइए, इस तरह से आपको 115 BAC के साथ रेंट फ्री अकोमोडेशन का क्या इफेक्ट है वो भी पता लग गया। तो इस तरह ये रेंट फ्री अकोमोडेशन का टॉपिक जो है सबसे बड़ा परक्विजिट है इस चैप्टर का, ये अच्छे से हो गया है। हाँ, मालिक ने किसी घर की रिपेयर करवा दी उससे कोई मतलब नहीं है। भाई मान लो मैं कंपनी के घर में रहता हूँ, कंपनी ने उस घर का AC रिपेयर कर दिया, पेंट करवा दिया, वो मेरी सैलरी में जुड़ेगा ना। मुझे जो गैजेट देता है, फर्नीचर देता है, उसका 10% पर annum जुड़ता है। एक स्टूडेंट पूछता है जी फर्नीचर किराए पे लेके दे दे तो? मालिक का अपना फर्नीचर है तो 10% पर annum जोड़ते हैं घर की वैल्यू में। अपना है ही नहीं मालिक का, किराए पे लेके दिया है, तो किसका टूट रहा है फर्नीचर? मालिक का, जिसने किराए पे दिया है। तो उसका किराया जोड़ो फिर सैलरी में, उसमें टैक्सेबल वैल्यू में। मान लो खाली घर की वैल्यू आ गई 30,000, उस घर में फर्नीचर किराए पे लेके दिया कंपनी वालों ने 200 रुपये महीने पे, 2400 रुपये वो भी जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 32,400। यानी फिर 10% फर्नीचर का नहीं करना, क्योंकि वो फर्नीचर तो मालिक का टूट ही नहीं रहा। मालिक ने तो खुद वो टेंट हाउस से फर्नीचर किराए पे लेके दिया है। फिर मालिक की कॉस्ट क्या है? किराया। किराया खाली घर की वैल्यू में जोड़ लेना होगा।
अपना फर्नीचर, अपना एसी, अपना कूलर देता है मालिक, तो 10% ओरिजिनल कॉस्ट का जोड़ते हैं खाली घर की वैल्यू के अंदर। मालिक रिपेयर करवा देता है घर की सामान की, तो उसका कुछ नहीं, वो क्या कर दो, इग्नोर, उसका टैक्सेबल वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं है, हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में और परक्विजिट पढ़ेंगे।